अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुछ कानूनी मामलात को डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में सियासी मामलात के ऊपर तबसरा आपके लिए लेकर आएंगे। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी है और एक डिस्कशन उनके अराउंड इस वक्त चल रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अपडेट ये है कि उन्होंने एक कानूनी टीम तश्कील दे दी है, जिसकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं, वो इसकी क़यादत करेंगे, इसको लीड करेंगे। और अब उनकी इस लीगल टीम की कोशिश ये होगी कि मियां साहब की वतन वापसी से पहले उनके लिए ज़मानत का बंदोबस्त कर लिया जाए। दूसरी तरफ उनकी जो जमात है उसकी तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वापसी के प्लान के हवाले से कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो एयरपोर्ट से फिर वो जाकर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, उससे अगले दिन वो अदालत में पेश होंगे। सो ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि कोई शायद कानूनी रुकावट उनके रास्ते में है ही नहीं। सो हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या इतना ही आसान होगा उनके लिए मुल्क वापस आना, और या फिर वापसी से पहले ही ज़मानत हासिल कर लेना। इसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया था PTI से मुतालिक, बिलखुसूस उसको देखा जा रहा था। उन्होंने कहा चेयरमैन PTI और उनके रहनुमाओं के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद बहुत तनकीद की गई PTI के मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से। कुछ उन्होंने उसकी वजाहत देते हुए कहा कि ये तमाम मामलात उनके अदालत के साथ हैं, तो तमाम लोगों को हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। इस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो PTI चेयरमैन के हवाले से जो साइफर केस का ट्रायल उनका चल रहा है, इसके अलावा PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, वो खुद भी जेल में हैं। ऐसे में क्या इलेक्शन में ये कहा जा सकता है किसी भी तौर एज ऑफ नाउ कि वो इन कानूनी मामला से निकल पाएंगे और इलेक्शन में शिरकत कर पाएंगे? इसके अलावा ओवरऑल बतौर पार्टी PTI के लिए क्या मुस्तकबिल होगा इलेक्शंस में? इन सब चीज़ों के अलावा एक और बहुत अहम मामला है, वो है सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत ही अहम केस की नज़र-ए-सानी समाअत होने जा रही है। फैज़ाबाद धरना केस, जिसके हवाले से एक लैंडमार्क डिसीजन जो है वो दिया गया था फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की तरफ से और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी बेंच की तरफ से। इस फैसले में वज़ारत दिफा और इदारों को ये हिदायत की गई थी कि वो अपनी कमांड के अंदर जो अहलकार हैं उनको इस हवाले से जवाबदेह करें कि उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। ये जो है वो फैज़ाबाद धरने के तनाजुर में ये फैसला आया था। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने वफाकी हुकूमत को नफरत और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात भी दिए थे। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए यकसर हालात बदल चुके थे और जो तबसरा करने वाले थे और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाले, उन्होंने यही कहा था कि जो रेफरेंस भी उनके खिलाफ बना था उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये वजह छुपी थी। आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर का जो बिल जो मामला है वो सबसे पहले इशू के तौर पर उन्होंने टेकअप किया और अब इस अहम केस की कल समाअत होने जा रही है, इसको उन्होंने मुकर्रर किया है। सो क्या हम ये डिस्कस करेंगे कि इस केस के अंदर जो, और ये एक अहम बात और भी है इसमें कहने जिसको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि नज़र-ए-सानी की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उसके हवाले से पेमरा ने और IB की तरफ से अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं। तो अब क्या मुस्तकबिल होगा इस फैसले का जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने से चंद साल पहले सुना चुके थे? क्या वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे इस फैसले को? इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद है, PTI के रहनुमा अशतर औसाफ साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं अली ज़फ़र साहब आगाज़ करना चाहूँगी। जो बहस मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के अराउंड हो रही है, उनकी जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि 21 नवंबर को वो वापस तो आएंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस के तौर पे 2 मामलात सामने रखे गए हैं। एक तो ये कि वो आए, मीनार पाकिस्तान में जलसा करें और अगले दिन अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ से उनकी लीगल टीम जो है वो ये कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ज़मानत हासिल कर लेगी। इतना ही कानूनी तौर पर आसान होगा उनके लिए वापसी का रास्ता? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को ज़रूर वापस आना चाहिए। आपको याद है वो कन्विक्ट हुए थे, उनको सज़ा हुई थी और फिर अदालत ने उनको इजाज़त दी थी कि वो बाहर चले जाएं अपना इलाज करने के लिए। और चूँकि वो वापस आ रहे हैं या इरादा रखते हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो भी इलाज होना था वो हो गया है, अब वो सेहतयाब हैं माशाल्लाह और वापस आ रहे हैं। तो ठीक है, खुशाइन बात है कि वो वापस आ रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें बड़ी वाज़ेह है और उसमें क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको मैं बड़े आराम से बयान कर सकता हूँ आपके सामने। वो ये कि जब वो आएंगे, चूँकि वो कन्विक्टेड उनके खिलाफ सज़ा हो चुकी है
और उनकी सज़ा सस्पेंडेड नहीं है, तो वो यकीनी तौर पे जिस वक्त वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। और हुकूमत का ये फ़र्ज़ होगा कि उनको वो अरेस्ट करें, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने दुरुस्त बयान भी दिया था, जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। वो जब अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट होने के बाद अगर वो अदालत में जाएंगे और जाके अपनी अपील की बहस कर सकते हैं, और इवेंचुअली अगर उनको उनकी सज़ा ख़त्म की जाती है अदालत के ज़रिए, सिर्फ तब वो आके तो बाहर निकल सकते हैं जेल से, वरना। लेकिन सेनेटर साहब, ये मुमकिन होगा कि उनकी जो वजीर दाखिला के बयान की आप बात करें, निगरान वजीर दाखिला की, वो कुछ अपने बयान से कुछ कदम पीछे भी हटे हैं। उन्होंने कहा उनके बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया। अगर उसकी खैर एक और पॉलिटिकली अगर हम वो डिबेट में जाएंगे तो कुछ और वजूहात भी नजर आती हैं, लेकिन आपकी नजर में ये मुमकिन होगा कि 2 दिन पहले उनके लिए बेल ले ली जाए, उनकी लीगल टीम यहाँ पर मुतहरिक हो जाए? जी देखिए, बेल सिर्फ तब मिलती है अगर आप अंडर ट्रायल हों, या वो प्री अरेस्ट यानी कि अरेस्ट करने होने से पहले ले लें आप, या अरेस्ट हो जाएं तो फिर आप पोस्ट अरेस्ट बेल ले लें, लेकिन ट्रायल आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी आपकी कोई जजमेंट नहीं आई। एक बार जजमेंट आ जाए तो फिर बेल नहीं मिल सकती, फिर सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं सस्पेंशन की, कि मेरी सज़ा को सस्पेंड किया जाए। और आपको याद है कि ये एप्लीकेशन दी गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने अपील भी दायर की थी, तो अदालत ने कहा था कि चूंकि आप हमारे सामने नहीं हैं, आपको हमने इजाज़त दी थी बाहर जाने की, आप वापस नहीं आए, तो आपकी अपील भी हम नहीं सुन सकते, और वो उसको शेल्फ कर दिया गया था उस अपील को। तो यकीनी तौर पे उनका ये कहना कि मैं आऊँगा और आके मैं जलसा करूँगा और आराम से मैं सैर करता हुआ अदालत तक पहुँच जाऊँगा, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। उनको वो अरेस्ट होंगे, उनको जेल जाना होगा, उसके बाद उनकी कानूनी टीम जो है वो ज़रूर अपील अगर बनती है तो बहस कर लें, और अगर बहस में ये अदालत फैसला करती है कि उनको उनकी अपील एक्सेप्ट करती है तो बाहर आ जाएंगे, रिजेक्ट करती है तो अंदर ही रहेंगे, सजा उनको पड़ेगी। ये पोजीशन है। ठीक, अशतर औसाफ साहब, सर आपके ख्याल में पहले बेल हासिल की जा सकती है, या आकर उनको अदालत के सामने या कानून के सामने सरेंडर करना ही होगा, या जिस तरीके से अली जफर साहब कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से ही, इसी सिलसिले में जो वजीर दाखिला है निगरान, उनका बयान था कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के लिए भी कोई खास फोर्स दरकार नहीं है, बाद में उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। तो आपके ख्याल में कोई रुकावटें हैं, या ये 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं जिसका उनकी जमात तस्करा कर रही है? देखिए, जो लीगल पोजीशन है वो शायद ऐसी नहीं है जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, या जिस तरह वज़ीर दाखिला ने बात कर दी, और जिस तरीके से विशफुल थिंकिंग चल रही है। विशफुल थिंकिंग उन लोगों की है जो कह ये रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस केस के साथ, ये केस तो हमारे आने से पहले बन चुके हुए थे और सारा कुछ हो रहा था। अब वो इसमें खुद नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि वो उस वक्त भी पार्टी थे और अब भी पार्टी हैं, इसीलिए वो सब इतने शद्दोमत से ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि उनके जो है समन्स इशू हुए, समन्स के बाद उनके वारंट्स इशू हुए। वारंट्स किस लिए होते हैं? कि वो अदालत के सामने पेश हों, उनको अदालत के सामने बुलाया जा रहा है, और ये एक मरवजा एक एक्सेप्टेड बात है कि जब भी कोई शख्स मुल्क से बाहर गया हो, और इसमें ये मुल्क से बाहर गए थे काबीना की इजाज़त से, प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से, और गए थे अपने इलाज के लिए। और जब एक आदमी की जेल के अंदर जो है वो तबीयत जो है वो जो है ख़राब हो, और उसका जेल के अंदर जाना जो है वो उसकी सेहत के लिए कंड्यूसिव ना हो, तो जब और उसकी अपील भी अभी पेंडिंग है, तो फिर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त दे सकते हैं, और वो उनकी अदम मौजूदगी में भी हो सकती है, जिसको कहते हैं कवर बेल। और कवर बेल आपने देखा कि उनको भी मिलती है जो कि अंडर ट्रायल हो, और अगर किसी ने सरेंडर करना है और वो एपेलांट हो, उसको भी मिलती है। उसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, क्योंकि जो अपील होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, वो ट्रायल ही की अगला कदम है, वो एक जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसीलिए जब आप कड़ी को कड़ी से मिलाएंगे तो फिर यही साबित हुआ, यही बात बनेगी कि उनको कवर बेल भी मिल सकती है जो उनका हक है,
उनकी अपील जो है उसकी सुनवाई भी होगी और उसके लिए उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट होना, अगर उनको कवर बेल मिल गई तो उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अगर कवर बेल नहीं मिलती तो जाहिर है वही कुछ होगा जो पहले हुआ। पहले भी वो एयरपोर्ट से ही अरेस्ट हुए थे ना, ये कोई नई बात नहीं होगी। वो इस पीटीआई दौर में भी अरेस्ट हुए, उन्होंने जेल काटी, मुशर्रफ दौर में भी वो जेल गए और अरेस्ट हुए और उनकी कन्विक्शन हुई। तो ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं और इसके अलावा नज़ीर बहुत सारी हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे जो है मुल्क से बाहर कॉन्विक्ट्स थे जिनकी अपीलें डिसमिस हो चुकी थी। उन्होंने जब अप्लाई किया कोर्ट को तो उनकी अपीलें भी रिवाइव हुई और उनको कवर बेल भी मिली और अल्टीमेटली वो बरी भी हुए थे। सो ये करेक्ट लीगल पोजीशन है। मैं इस पे फिर सेनेटर अली जफर साहब अगर आप कुछ कहना चाहें कवर बेल के हवाले से जो अख्तर औसाफ साहब बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के माजी के प्रेसिडेंट्स का हवाला देकर वो ये बात कर रहे हैं। जी देखें, हवाला सबसे जो आपके पास स्ट्रेट हवाला है वो इमरान खान साहब का ही है। उन्होंने बेल ली हुई थी तोशाखाना केस में, लेकिन जिस वक्त उनकी कन्विक्शन हुई उसी वक्त उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको अप्लाई करना पड़ा, जेल से ही अप्लाई करना पड़ा पेंशन के लिए, और फिर अदालत ने सस्पेंड की और उसके बाद वो फिर उस केस से बाहर आ सकते थे, लेकिन बहरहाल उनको दूसरे केसों में उन्होंने अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी करना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी सज़ा हो चुकी है। आप नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक है, अगर आपको सज़ा ना हुई हो तो आप कवर बेल भी ले सकते हैं, आप बाहर से आके ये भी कह सकते हैं कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अदालत के सामने पेश हूँ और मुझे उस दिन का मोहलत दी जाए। लेकिन अगर आप सज़ा आपको हो चुकी है और आप जेल में जा चुके हैं और जेल से आपको कुछ देर के लिए बाहर निकाला गया है एक इलाज के लिए, तो आपने जेल ही वापस जाना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप मज़ीद वापस आएँ और कहें कि ये सस्पेंड किए बगैर जो कन्विक्शन है, जो सज़ा है, उसको सस्पेंड किए बगैर भी मैं बेल ले सकता हूँ। ऐसा मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई प्रेसिडेंट नहीं हमारी हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में नहीं होगा ऐसा प्रेसिडेंट जहाँ किसी को सज़ा याफ्ता शख्स को जो लैंड करे पाकिस्तान में उनको अरेस्ट ना किया जाए। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब आए थे पहली बार भी तो उनको टर्म एक्ट से ही अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनकी ट्रायल हुई थी। उस वक्त तो उनका कन्विक्शन भी नहीं हुई थी, लेकिन तब भी उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनकी बेल नहीं थी। इसीलिए बड़ा वाज़ेह है इसमें मेरी नज़र में ये पॉइंट, और आप देख लेंगे अभी कुछ देर में अगर वो आते हैं तो यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये वो अलग बात है कि फ़िलहाल के लिए वो उनकी लीगल टीम क्या सोच रही है या क्या उनको एडवाइस करती है वो उनके दरमियान और लीगल टीम के दरमियान है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली लीगल पोजीशन है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। ठीक, अख्तर औसाफ साहब, वैसे अभी तक जो लीगल टीम है उसमें हमें ये तो पता चला तारड़ साहब उसको लीड करेंगे, लेकिन हम अपने अंदाज़ों के मुताबिक ये भी सोचते हैं कि कहीं आप भी उसके अंदर शामिल होंगे या नहीं। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें अख्तर औसाफ साहब तो कहिएगा। साथ में एक साबिक वज़ीर आज़म अब अडियाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं, साइफर केस पे उनका ट्रायल है, तो आप समझते हैं क्योंकि जो एक और डिबेट अख्तर औसाफ साहब इस मुल्क में चल रही है वो ये है कि पीटीआई को भी क्या इस इलेक्शन के अंदर और उनके चेयरमैन को जो है हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, और क्या अगर नहीं मिलेगा तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? आप समझते हैं कोई रास्ता उनके लिए बन सकता है जिस किस्म की उनकी इस वक्त कानूनी जंग जारी है? मैं समझता हूँ जी कि हर एक को इलेक्शन में हिस्सा लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सबसे बड़ा उसकी अहली नाहली का तयन अवाम करते हैं, और ये जो सारा सिलसिला बनाया गया 62, 63 और ये सब कुछ, ये फिल्टर्स बनाए गए थे, और फिल्टर्स बनाए गए थे किसी मकसद की वजह से। ये आप देखिए कि जो जब आइन बनाया गया था उसमें 62, 63 इस तरीके से नहीं लिखे गए थे जिस तरीके से अब लिखे गए ना इलेक्शन लॉज में, ऐसी बातें थी। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रैटेजी है वो जाहिर है उसको डिस्क्लोज करना बिल्कुल नामुनासिब बात होगी। तीसरा ये कि वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं और वो प्रेसिडेंट जो बाइंडिंग है उसमें हुआ ये था कि कन्विक्शन थी, कन्विक्शन जो है और जो कॉन्विक्ट्स थे वो मुल्क से बाहर थे, वो
2 तो थे एहतसाब की अदालतों के और एक जो है वो मर्डर का मामला था। तीनों में उनको इजाज़त दी गई कि वो आके अपनी अपील की पैरवी करें और उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। वो अदालत की जंग है, वो अपनी जगह पे है। और ये भी मैं आपसे कहूँगा कि जो इलेक्शन के सिलसिले हैं वो बहुत जल्द होने चाहिए। इसलिए जल्द होने चाहिए कि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, नंबर 2 आपको बजट देना है, नंबर 3 आपको आने वाले दिनों में सेनेट के इलेक्शंस का भी मामला आएगा, आधी सेनेट खाली हो जाएगी, इसलिए इलेक्शंस को बहुत जल्द हो जाना चाहिए। अब एक और मामला है सेनेटर अली जफर साहब, वो फैजाबाद धरना केस का है, जिसके खिलाफ जो दरख्वास्तें, एक तो ये खबर है कि आईबी और पेमरा की तरफ से अपनी दरख्वास्तें नजरसानी की वापस ले ली गई, लेकिन कल 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। ये जो फैसला था, इसने तो जो है ये इसको बहुत बड़ा फैसला करार दिया जाता है जस्टिस काजी फायज ईसा का। अब बतौर चीफ जस्टिस वो इसको देखेंगे। आप समझते हैं कि इस फैसले पर वो अमल दरामद करवा पाएंगे? अब बतौर चीफ जस्टिस आपके क्या ख्याल हैं अली जफर साहब इस पे? देखिए, इसके रिव्यू जरूर है। एक तो शायद आईबी ने फाइल किया था, जो विड्रॉ करने को वो तैयार हैं, जिससे आप फरमा रही हैं। एक शायद मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी वो प्रीवियस जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने फाइल किया हुआ था, उसकी विड्रॉल की मुझे इल्म नहीं है। वो शायद बहस करना चाहें या ना करना चाहें, वो कल ही पता चलेगा। एक पीटीआई की तरफ से भी फाइल हुई है रिव्यू, और वो बड़ी लिमिटेड है, वो मेरिट्स पे नहीं है, क्योंकि पीटीआई का इस केस के मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ इस हद तक है कि कुछ रिमार्क्स आए थे पीटीआई के पुराने धरने के बारे में, और उसकी चूंकि वो सुना नहीं गया था पीटीआई को, तो उसकी हद तक एक दरख्वास्त दी गई है कि उन रिमार्क्स को हटा दिया जाए इस जजमेंट से। बाकी मेरिट्स पे उस पिटिशन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखना ये है कल कि क्या वो जो पिटिशन अभी रिव्यू पिटिशन मेन मेरिट्स पे पेंडिंग है, क्या उसकी वो भी वापस ली जाती है या उसकी समाअत होगी। और अगर उसकी समाअत होगी तो रिव्यू का, जिसका मैंने फरमाया, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। और आपने देखा कि 99% रिव्यूज़ जो हैं वो डिसमिस होते हैं। तो अगर वो रिव्यू डिसमिस हो गया तो उसके बाद वो जजमेंट फाइनल हो जाएगी, और फाइनल फिर अगर जजमेंट हो गई तो फिर वो इम्प्लीमेंटेबल है। आइन यही कहता है, आइन में यही लिखा है कि हर अदारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो फाइनल हो जाए उसके ताबे है और उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदार है। तो मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंट जहाँ तक होना है उसने होगी। उसमें ज़्यादा आप देखेंगी कि जो जजमेंट है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कम है, उसमें ज़्यादातर एक नरेटिव बनाया हुआ है जो हिस्टोरिकल नरेटिव बन जाएगा अगर वो जजमेंट फाइनल हो जाती है। अशतर औसाफ साहब, आप एक तो इस पे भी जरा कुछ तबसरा कीजिएगा कि आपकी नज़र में ये क्या जाहिर करता है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को एक तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है और उन्हीं का ये फैसला था, और वही बात इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़ात की बात नहीं है कि क्योंकि उनका फैसला था इसलिए उन्होंने उस पर लगवा दिया। पहली बात तो ये कि 2019 में जब ये इसके खिलाफ रिव्यू दायर किया तो पीटीआई गवर्नमेंट थी और काबीना में इसको डिस्कस करने के बाद इस रिव्यू को फाइल किया गया था। पीटीआई एज ए जमात ने भी इस पर रिव्यू फाइल किया, हालांकि पीटीआई को उसमें जो है वो जमात एज ए पार्टी बनने की शायद ज़रूरत नहीं थी। खैर वो अपनी जगह पे बात है, उसके ऊपर हम बहस क्या करेंगे। केस चूँकि पेंडिंग है और कल उसके ऊपर बहस होनी है, इसलिए मेरिट्स पे जाए बगैर 3 बातें मैं करूँगा। एक कि रिव्यू दायर जब हुआ तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके ऊपर कोई कदगन नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए थी। रिव्यू दायर करने से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिल जाता, अनलेस स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया हो तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। वो 4 बरस जो है वो उसके गुजर गए। दूसरा कि जो बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं उसके अंदर पॉइंटेडली बात की गई कि कौन से इदारे ने क्या किया और उसके ऊपर उसके अंदर हदायत भी जारी की गई। तीसरी बात ये
कि ये जो केस था, ये केस जो है ये सिर्फ और सिर्फ धरने के हवाले से नहीं, ये केस हमारी जो हमारी पॉलिटिकल सारी एथॉस है, जो हमारा चारा सिलसिला है, ये उसके ऊपर एक नजर सानी है। और अली जफर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसके अंदर सारी हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है। ये हमारे लिए मशले राह होना चाहिए। जहाँ पे हमने रियर व्यू मिरर में देखा कि पहले क्या हुआ, तो अब जो हमारी स्क्रीन है उससे हम आगे क्या देख रहे हैं, वो उसकी तरफ भी पॉइंटेशन है। तो ये मेरी राय में एक ऐसा जजमेंट है। साहब वो जी, जहां आप कहते हैं कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जस्टिस फायज ईसा के लिए हालात भी तो, और अली जफर साहब की जमात की हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन उनके लिए हालात भी काफ़ी नासाज हो चुके थे। अब बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ हालात हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब हो पाएगा आपके ख्याल में? देखिए, ये एक पर्टिकुलर चीफ जस्टिस या एक पर्टिकुलर जज की बात नहीं होती, बात है कोर्ट की। और मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि मेरी नज़र में ये कोर्ट का फैसला है, ये पर्टिकुलर जज का फैसला नहीं है। और जब कोर्ट का फैसला हो तो जिस तरह आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद का करवाना वो तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। उससे बेशक वो इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी फिर भी उनको पूरा करना है। मैं आखिर में बैरिस्टर अली जफर साहब, अब साबका चीफ जस्टिस साहब के दौर के इस आखिरी वक्तों में हमने ख़ास तौर पे ये देखा कि अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो है वो बहुत मुश्किलात पेश आई। अदालत के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता रहा। ये सिलसिला इस दौर में अब चीफ जस्टिस फायज ईसा के वक्त में भी मुमकिन हो पाएगा, या आप समझते हैं मुख्तलिफ होगी सूरत हाल? ये देखें, आइन शिकनी तो ज़रूर की गई, क्योंकि जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं, तो सारी पीडीएम की जमातें एक तरफ खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे हम। तो वहाँ उधर ही ये आइन शिकनी तो हुई थी। अच्छी बात है कि अब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, और होनी भी चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या ये जजमेंट इम्प्लीमेंट हो सकेगी या इसी तरह होगा जैसा कि 14 मई का इशू था, मेरी नज़र में इस वक्त जो सबसे अहम केस, अहम तरीन, ये भी अहम केस है लेकिन सबसे अहम तरीन जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और वो ना सिर्फ अहम इसलिए है कि वो एक आइनी मामला है, लेकिन मेरा और आपका मामला है, सबका मामला है, पूरी कौम का मामला है, और वो है केस 90 दिन इलेक्शन का। वो केस भी पेंडिंग है इस कोर्ट के सामने। और पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका मैंने कहा, एक जजमेंट दे दी है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब वो दोबारा उसकी पिटिशनें फाइल हुई हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, एक मैंने की हुई है पीटीआई की तरफ से। वो दोनों पिटिशनें जो हैं उनकी समाअत होने वाली है या होनी चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि पेंडिंग है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाले केसेस सुने जाएं, क्योंकि इसी से सारा हल होगा, इसी से सारा हमारी जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम की जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, जो दरपेश है, वो उसका हल है वो यही पिटिशनर का फैसला है। और फिर नंबर 2, ना सिर्फ फैसला बल्कि फिर देखना ही होगा कि क्या वो इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने देना है आइन के मुताबिक, इम्प्लीमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस आइन के मुताबिक करेंगी, हुकूमत आइन के मुताबिक करेगी या नहीं, ये एक सवालिया निशान उठता है, और उसको किस हद तक यकीनी बनवाया जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब और अशतर आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। 90 दिन में इलेक्शन का मामला भी अदालत के सामने तो मौजूद है। अब ये ज़रूर देखना है कि अदालत इस मामले की तरफ कब जाएगी, लेकिन ये एक अहम मामले की समाअत जब कल होगी तो इस बारे में फिर ज़रूर बात होती रहेगी प्रोग्राम में। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है। बिलखुसूस मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया है जिससे ये लगता है कि नून लीग ने एक बहुत ही क्विक यू टर्न ले लिया है। अपने जो मियाँ साहब ने एहतसाब का बयानिया चंद दिन पहले पेश किया था, उसके ऊपर क्या वाकई यू टर्न लिया गया नून लीग की तरफ से, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने लंदन से चंद दिन पहले एक पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2017 के किरदार थे उनकी हुकूमत घर भेजने वाले, जिनमें नाम लेकर उन्होंने 2 साबिक जज साहिबान और 2 साबिक जर्नैलों का नाम लेकर एहतसाब का मुतालबा किया था। इसके ऊपर अब ज़ाहिर लगता है कि उनकी जमात यू टर्न ले रही है और वजह इसकी नज़र आ रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें वो जमात का मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो उन्होंने जो बयान ताज़ा तरीन दिया है उसमें वो कहते हैं कि अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव की कैफियत पैदा होती है और इदारा ऐसा नहीं चाहता तो इस बात को साइड पे रख दें, लेकिन 9 मई के जो किरदार हैं, उनके जो सहूलतकार हैं और इदारे के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने वाले जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो हम ये बात करते हैं कि क्या जो ये तब्दीली आई है बयानात के अंदर जो कि इंटायरली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जो चंद दिन पहले की जाने वाली बात थी वो आज नहीं की जा रही, तो ये शहबाज शरीफ साहब का दौरा काम आ गया है या इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं? इसके अलावा मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जो प्लान मुस्लिम लीग नून पेश कर रही है कि वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, किस हद तक इस किस्म के इस्तकबाल में कामयाब हो पाएगी मुस्लिम लीग नून, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और इमरान साहब आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, दोनों मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आगाज़ सोहरवर्दी साहब आपसे करना चाहूँगी। जो बात मियाँ साहब कह रहे थे 2017 के किरदारों के एहतसाब की और जो बात मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं वो दोनों इंटायरली एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो आप क्या कैसे देख रहे हैं कि ये मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो वो इन दोनों में से क्या बात करेंगे, या ये पार्टी का मौक़िफ़ है जो मियाँ जावेद साहब ने पेश कर दिया? पार्टी का मौक़िफ़ तो वही होगा जो नवाज शरीफ पेश करेंगे, और मेरे सामने अभी नवाज शरीफ का ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ। कोई वजाहती बयान उन्होंने नहीं जारी किया है, अपना बयान वापस लेने की उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है, ऐसा कोई बयान भी जारी नहीं किया कि अब मैं उनके एहतसाब का मुतालबा नहीं कर रहा। तो फिर मेरे नज़दीक तो जो नवाज शरीफ ने बात की है, नवाज शरीफ अभी उस पर कायम है, क्योंकि उस बात को वापस लेने का अख्तियार सिर्फ नवाज शरीफ के पास है और पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ तो नहीं है। ऐसे तो शाहिद खाकान अब्बासी भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या वो भी आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी नवाज शरीफ की हैं? ख्वाजा आसिफ बहुत सी बातें करते हैं, एहसन इकबाल बहुत सी बातें करते हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में काफ़ी फ़र्क है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी फ़र्क है। बाकी सियासी जमातों में लीडर्स अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं, ओपनली इख्तलाफ राय भी हमें नज़र आता है, लेकिन बहरहाल पार्टी लीडर की बात कही हुई वापस लेने का अख्तियार पार्टी लीडर या मरकजी तर्जुमान के पास है, जावेद लतीफ़ के पास नहीं। अच्छा, मैं समझता सोहरवर्दी साहब आप अभी भी ब्राइट चांसेस इस बात के देखते हैं कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो ये इनिशियली जो उन्होंने बात की थी, बहुत अरसे बाद जब उन्होंने बात की तो यही बात की थी इस एहतसाब की 2017 के, तो इसको ही लेकर चलेंगे अब तक? बेशक उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत एक बात करती है, उसके नतीजे में उसकी राय आमा देखती है और राय आमा को हमवार करने की कोशिश करती है। मैं फिर आपको कहूँगा कि नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासत में फ़र्क समझें। इमरान खान एक बात रोज़ करने के आदी थे, वो रोज़ शाम को जब तक खिताब ना कर लेते उनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती थी। नवाज शरीफ की सियासत यह है कि वो ज़रूरत के तहत बात करते हैं, रोज़ाना बात करने पर वो यकीन नहीं रखते, चाहे इक़्तिदार में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो। वो बतौर वज़ीर आज़म भी रोज़ बयान नहीं जारी करते थे, वो बतौर अपोजिशन लीडर भी रोज़ बात नहीं करते थे, मीडिया से इंटरव्यूज़ नहीं देते, कौम से ख़िताब डेली नहीं करते। ये उनका सियासी स्टाइल नहीं है। वो एक बात करते हैं, उसके बाद जब तक वो बात वापस ना लें वो बात इन फील्ड रहती है। उन्होंने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाने की बात एक दफ़ा की, उसके बाद दोबारा कभी नहीं की। जब इक़्तिदार में आए लगा लिया, आगे जो भी हुआ। नवाज शरीफ ने एक बात कर दी है, अगर वो उसको वापस नहीं लेते तो वो बात फील्ड में मौजूद है। जब उस एहतसाब का वक्त आएगा उस वक्त नवाज शरीफ से बात होगी कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा।
सोमरो साहब, आपके ख्याल में अब अगर वजाहत मरियम औरंगजेब साहिबा दे दें, वैसे ये जो सरवर्दी साहब कह रहे हैं उसके तनाजुर में, या खुद मियाँ साहब कह दें वही बात जो मियाँ जावेद साहब कह रहे हैं कि हमारा अब जो जो तनकीद का रुख होगा वो 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में होगा और वो PTI के ऊपर तनकीद होगी। उनके इस बयान से, ये जो उन्होंने 2017 के हवाले से किया था, यही मालूम हुआ था कि वो PTI को अब किसी खाते में नहीं रख रहे, बल्कि वो उस हवाले से वो एहतसाब जा रहे हैं। उस वक्त फिर हम खान साहब और मियाँ साहब को एक कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी क्या संजीदगी देखते हैं? मियाँ जावेद साहब जो बात करिए, पार्टी का मौक़िफ़ है या उनका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरीका होता है। मैं सोहरावर्दी साहब की कुछ बातों से इत्तफाक करता हूँ और कुछ बातों से मैं एहतराम के साथ खिलाफ करूँगा। टेस्टर मारा जाता है, बम्बू मारा जाता है जिसको कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक आने से पहले एक टेस्टर मारा है। वो देखना चाह रहे हैं कि कितना एक संगीन किस्म का रिएक्शन आ सकता है इस मामले पर, और रिएक्शन आया भी। और जाहिर है उसकी जो कायदे नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर है, वो ये कह रहे थे कि मीटिंग के अंदर जो है वो बातचीत होना और ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी होना, उसका फर्क होता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हालात को देखना चाह रहे हैं, जांच रहे हैं। ये जरूर है कि वो बेशक अपनी इस स्टेटमेंट से अगर वापस भी हट जाते हैं, यूटर्न भी ले लेते हैं, तो जब पाकिस्तान आएंगे तो आकर वो कुछ और ही करेंगे। अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर बाजवा साहब हो या फैज हमीद साहब हो या साकिब निसार, या जो जिनके वो नाम ले रहे थे, उनके खिलाफ वो जो इस वक्त सोच रहे हैं उस पर अमल दरामद करने की जरूर कोशिश करेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त फैसला दिया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक ग्राउंड मिल गई थी। हालांकि मियाँ साहब ये तय करके आए थे और चौधरी निसार और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसका कई बार इजहार कर चुके हुए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये तय करके आए थे 2007 में भी कि वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर उनको इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले ने एक गुंजाइश बना कर दी और उन्होंने वो जो बिल में था उन्होंने कर दिया। इस वक्त वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब सब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, लिहाजा एक बार बात करके वो बेशक चुप हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बजाते खुद एक आर्टिकल लिखा कल जंग अखबार में, जिसमें वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पर नून लीग के अंदर भी जो है वो काफी सारी आग लगी और उसको नून लीग के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो उस लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा एक तो ये है कि मियाँ साहब देखना चाह रहे हैं कि उसका रिएक्शन क्या आएगा, और उसके अलावा जाहिर है उनको यहाँ आकर अपने लोगों को कुछ बेचना है, उनको बताना है कि वो क्या लेकर आना चाह रहे हैं। अब पुरानी तकरीरें लोग अब शेयर कर रहे हैं अपना मुस्लिम लीग नून के लोगों की कि हम आकर, यानी 2013 के इक़्तिदार से पहले की, कि जब हम आकर एहतसाब करेंगे उनका जिन्होंने अपना माशरा लगाया था, तो हम एहतसाब का मैंडेट लेकर आ रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ये लोगों को अपना बयानिया जिसको कहते हैं, मैं तो इन चीज़ों को बयानिया नहीं मानता, लेकिन जो एक इलेक्शन के लिए लोगों के पास जो बात लेकर जाएंगे, जो मौक़िफ़ लेकर जाएंगे, उसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है रिएक्शन आता है। आप देखिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब की और फिर जो वो अपना सरफराज भुट्टी साहब की बात कि अगर वो आएंगे और जमानत नहीं होगी तो गिरफ्तार करेंगे, तो सिग्नलिंग हो रही है। जाहिर सिग्नलिंग के बाद फिर जाकिर साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के कैंप के आदमी समझे जाते हैं, नवाज साहब के कैंप के और हार्डलाइन समझे जाते हैं, उनका अगर हम उसको सेटल करते हैं 9 मई वालों को देख लें। जी, सोमरो साहब, आपने जो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फाज इस्तेमाल के, मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ। जब वापस आएंगे तो मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से कि जगह बनाने की कोशिश सभी चल रहा है, ये काफ़ी हद तक जगह बनाने में कामयाब भी रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सरवर्दी साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो उस पर ऐड, क्योंकि अब बेतहाशा मीडिया रिपोर्ट्स रही कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ साहब के इस बयान के बाद एक बड़ी वाज़े तौर पर एक ये सोच भी पाई जाती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। अब अगर इसको इस बुनियादों पर भी देखा जाए कि एक तरफ PTI की तरफ से जो महाज आराई की गई थी इदारों के साथ, वो 9 मई के सूरत में भुगत रहे हैं, तो सियासी तौर पर उनके लिए उस वोट बैंक को भी अगर वो एड्रेस करना चाहते हैं जो PTI का पंजाब में मौजूद है, तो उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी से वैसे भी दूर रहें। आपका तज्जिया इसके ऊपर क्या है पॉलिटिकली, आप क्या बेहतर समझते हैं उनके लिए?
देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर करने पर या कोई बयान देने पर तो उस तरह को 9 मई से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती रही हैं और वो पॉलिटिक्स अपनी करती भी रही हैं और अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने कायम भी रखा है, लेकिन किसी ने जाकर कभी GHQ या कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, ISI के दफ्तर पर हमला नहीं किया। यहाँ वज़ीर आज़म को फांसी भी लगी है, नाहल भी हुए हैं, मार्शल लॉ भी लगा है, पर किसी सियासी जमात ने ये नहीं किया। देखिए, GHQ पर पाकिस्तान की 2 ही जमातों ने हमला किया है, एक PTI ने और एक TTP ने। लिहाजा आप नवाज शरीफ के बयान को और PTI के 9 मई के वाक़े को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। आप PTI के 9 मई के वाक़े को TTP के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं, पर नवाज शरीफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सियासी बात है, उसमें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की बात है ही नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे हम आज ज़ियाउल हक के बारे में बात करते हैं, हम याहिया खान के बारे में बात करते हैं, हम मुशर्रफ के बारे में बात करते हैं, ऐसे हम बाजवा और फैज़ के बारे में, जैसे लोग पाशा के बारे में बात करते हैं, लोग हमीद गुल के बारे में बात करते हैं। तो ये फ़र्क हमें वाज़े रखना पड़ेगा कि वो माजी के किसी किरदारों की बात कर रहे हैं और माजी की बात कर रहे हैं। बाकी नवाज शरीफ, मैं यही सोरवर्दी साहब पूछ रही थी, मैं सॉरी इसी में मैं एक ऐड कर लूं अगर अपना सवाल, मैं इसीलिए ये पूछ रही थी आपसे कि मियां साहब के लिए ये पॉसिबल कैसे होगा कि वो इन माजी के किरदारों की बात ऐसे करें कि जैसे वो ये पहली दफा कर रहे हैं। फिर पूछा जाएगा उनसे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, जो आजकल जब से उन्होंने बयान दिया एक जुबान ज़द-ए-आम एक सवाल है, और वो 16 महीने जिनमें उनके भाई की हुकूमत थी और बड़ी पावरफुल हुकूमत इस तरीके से थी कि कोalition थी, पीपल्स पार्टी भी थी जो ग्रीवेंसेस की बात करती थी इससे पहले, तो वो तो कुछ कर नहीं सके। आज इलेक्शन कैंपेन में मियां साहब ये तमाम बातें सामने ले आए। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने, जब उनकी अपनी हुकूमत थी और वो वजीर आज़म उनका भाई था, तो बाजवा ने चाहे रात 2:30 बजे आके ये थ्रेट भी किया कि मैं सुबह मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं दी, चाहे वो समरी भी नहीं भेज रहे थे अगले आर्मी चीफ के लिए, दी तो नहीं ना बाजवा को अगली एक्सटेंशन। इमरान खान साहब ऑपोजिशन में बैठे ये कहते रहे कि उससे पहले वाली भी ना देते ना सोरवर्दी साहब, ये सवाल उससे पहले वाली भी ना देते तो तब इस पोजीशन में होते कि आज बात करते नहीं। उससे पहले वाली उन्होंने दी है, वो वजीर आज़म थे उस वक्त। नहीं, उनकी जमात ने तो सर उसको सपोर्ट किया था ना, और वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे हलफ लेके कहा गया कि इसका जिक्र नहीं होगा। नहीं, पर आप ये बताएं वजीर आज़म कौन था उस वक्त? सोरवर्दी साहब, उनकी जमात का ऑन द रिकॉर्ड ये बयानात मौजूद हैं कि मियां साहब की क़यादत में इसको सपोर्ट करने का फैसला हुआ था। एक्सटेंशन, देखिए वो एक कानून था कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार वजीर आज़म का होना चाहिए, इस कानून के हक में उन्होंने वोट दिया है ना। एक्सटेंशन देना या ना देने का सोमरो साहब को ऐड कर लेती हूं सर, मैं इसी वजीर आज़म नहीं मैं इसी में ऐड कर लेती हूं सोमरो साहब का कमेंट भी। कानूनी बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान ना चाहते तो क्या बाजवे को एक्सटेंशन मिल सकती थी? दस्तखत तो इमरान खान के हैं, हम उसको बरीज़ ये तो सवाल ही नहीं है सोमरो सोरवर्दी साहब, उनको कौन बरीज़ जिम्मा कर रहे हैं? वो लोग तो उस वक्त कहते थे कि कौम के वालिद साहब होता है ये ओहदा जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। बाद में वही इमरान खान साहब ये कहते थे कि बाजवा ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, मैं तो डमी था। मैं सोरवर्दी साहब, मैं सोमरो साहब को ऐड कर लेती हूँ अगर आप इजाजत दें। सोमरो साहब, ये जो तमाम बात हो रही है इस वक्त सोरवर्दी साहब से, बरी जिम्मा मियां साहब को किया जा सकता है? सोरवर्दी साहब की गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि वो कर रहे हैं कि बिल्कुल मियां साहब को इससे पहले नहीं पता था कि क्या रोल है बाजवा साहब का और हो क्या रहा है और क्या प्रोसेस है जिसके लिए उनकी जमात सपोर्ट कर रही है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए ये चीजें अब सोरवर्दी साहब के साथ मैं तो क्या रूली वाले इत्तेफाक नहीं करेंगे। वजह यह कि राणा सनाउल्लाह साहब रिसेंटली कह चुके हैं कि हमने उससे फायदा ये लिया कि फितने को हमने छुट्टी करवाई। पीटीआई के चेयरमैन की वो बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब को बाहर जो है जेल से भेजा गया, इसमें कोई शक नहीं। साहब को सजाएं जो हुई थी वो प्लानिंग के तहत, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हुई थी, लेकिन बाजवा साहब की एक्सटेंशन के जरिए सौदाबाजी करके वहां से मियां साहब को बाहर भेजा गया। अब सब एक और पॉइंट उठाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कोई डेमोक्रेट नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी चीज नवाज शरीफ साहब हमेशा जो मिस करते हैं वो एहतसाब की तरफ तो आते हैं,
मुशर्रफ का मामला देख लें या अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, खुद को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं करेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी तब तक कायम नहीं होगी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, कमजोर पार्लियामेंट के जरिए आप किसी जर्नैल का, किसी जज का एहतसाब नहीं कर सकते। सबसे पहले अपना घर मजबूत करें। मियां साहब का मसला ये था, जो उनसे गलती हो गई माजी में भी, कि उस तरह तो चल पड़े थे लेकिन पार्लियामेंट नहीं आते थे। पार्लियामेंट को तब आए जब धरने हुए और 2014 के, और धरनों के बाद उनको कहा गया कि इधर आकर बैठे और धरनों का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन बड़ी साजिश का मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर बैठकर किया गया। तो असल चीज जो है, बाहर बैठकर ये कह देना तो ठीक है, एहतसाब करना और करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन वो एहतसाब आप पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किए बगैर नहीं, काबीना के इजलास का फैसला या घर के अंदर बैठकर फैसला करके एहतसाब आप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को मजबूत कीजिए हुजूर, उसके बाद आप जो कुछ पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, आप वो कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक फिक्र ऐड करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ लंदन गए कोई 19 नवंबर 2019 में, और जो भाजपा की एक्सटेंशन का फियास्को हुआ वो तो जाके दिसंबर में हुआ। किसको 19 नवंबर को पता था कि आसिफ सईद खोसा एक सू मोटिव ले लेगा और उसके नतीजे में भाजपा की एक्सटेंशन जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी? सबका ख्याल था इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं, उसके बाद रूटीन में एक्सटेंशन हो जाएगी, जैसे ज्ञानी की एक्सटेंशन हो गई। वो तो अगर खोसा साहब से एक्सटेंशन का वादा ना किया होता तो वो सो मोटिव ना लेते। नोबडी हैड द आइडिया कि उस वक्त ये फियास्को हो जाएगा। वो तो जब खोसा साहब ने सो मोटिव ले लिया और कहा कि पार्लियामेंट कानून बनाए तो कानून की जरूरत पड़े, वरना यूसुफ रजा गिलानी ने क्यानी की एक्सटेंशन की किसी कानून के तहत की थी, एक नोटिफिकेशन से हो गई थी। वो नोटिफिकेशन इमरान खान ने भी जारी कर दिया था। वक्त खत्म हो गया सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया मेरे पास। अब यहाँ से बात ज्यादा डिबेटेबल हो चुकी है सरवर्दी साहब, लेकिन बहुत बहुत जमल सरवर्दी साहब और इमदाद सोमरो साहब दोनों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। मुख्तलिफ ओपिनियन था हमारे आज के दोनों मेहमानों का इस हवाले से। अब हमें देखना ये है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो क्या वैसे ही स्मूथली आ पाएंगे जैसे उनकी जमात ख्वाहिश जाहिर कर रही है, और क्या वो ये बातें भूल जाएंगे और अब 9 मई के वाक़यात की बात करेंगे? इन चीज़ों पर सब लोगों की नज़र होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।